विजय भाई देखिए आप, अगर कहीं मैं घोड़ा होता, मैं भी लंबा चौड़ा होता, तुम्हें पीठ कर बैठा करके बहुत तेज मैं दौड़ा होता। अक्कड़ बक्कड़ 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 अक्कड़ बक्कड़ बक्कड़ पलक झपकते ही ले जाता दूर पहाड़ी की वादी में, बातें करता हुआ हवा से बियाबान सी आबादी में। अक्कड़ बक्कड़ 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 अक्कड़ बक्कड़ 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 अक्कड़ बक्कड़ 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 अक्कड़ बक्कड़ बक्कड़ बक्कड़। सुबह नदी में नहा दिखाता तुमको कैसे सूरज उगता, तीतर कैसे दौड़ लगाता, कैसे पिंड उगता ना चुकता, बगले कैसे ध्यान लगाते, मछली शांत तोड़ती कैसे, और ठहरी आसमान में चक्कर काट बोलती कैसे। कैसे आते हिरणों के झुंड नदी किनारे पानी पीते, कैसे कैसे निशान पाँव के छोड़कर जाते हैं जंगल में चीते। अक्कड़ बक्कड़ 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 अक्कड़ बक्कड़ 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 अक्कड़ बक्कड़ 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 अक्कड़ बक्कड़ बक्कड़ बक्कड़। ढोल झमाझम झाम झमाझम रात नाच गाने में कटती, हरे भरे जंगल में दिखाता तुमको कैसे मस्ती करती। मैं पैर पटकता हिनन करता, तुम हंसती और खुश होती, कितनी न्यारी दुनिया अपनी ये कहती और फिर सोती। अक्कड़ बक्कड़ 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 अक्कड़ बक्कड़ 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 अक्कड़ बक्कड़ बक्कड़ बक्कड़। तो ये था, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद, बहुत बढ़िया प्रयास। और आप सब लोगों को जगाने के लिए, तैयार करने के लिए, अगर समोसे खा के किसी को नींद आ रही है तो फुली जग गए होंगे। अपना अगला चरण हम शुरू करना चाहेंगे कार्यक्रम का, अनुमति है? ओके, तो अगले चरण के 5 कवियों और कवियत्रियों को बुलाना चाहूंगा मैं स्टेज पे। श्री आशीष वैद्य आए, छवि अग्रवाल, सुभाष टंडन यहाँ कहीं भी हो, गीतांजलि गिरा दत्ता और इंदु निगम मंच पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। इंदु के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं, कुछ तो है। इंदु ने कहा पेट का कोई सवाल नहीं है, का सवाल है। तो आगे बढ़ाते हुए मध्यांतर के बाद सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा श्री आशीष वैद्य जी को। पोर्टलैंड के जाने माने कवि, अपना ब्लॉग लिखते हैं एक्चुअली। अगर आप चाहें तो इनके ब्लॉग पे जाके इनकी कविताएं और इनके लेखों का आनंद ले सकते हैं kavstream.wordpress.com पर। और करीब 14 वर्षों से पोर्टलैंड में निवास कर रहे हैं, गुजरात बड़ौदा के रहने वाले मूल रूप से। और पिछले साल इन्होंने कविता पढ़ी, सब लोगों को बहुत पसंद आई और हमारी खुशकिस्मती है इस साल फिर ये हमारे साथ हैं कविता पढ़ने के लिए। स्वागत कीजिए श्री आशीष वैद्य। खुलासे में लिखते हैं तो एक इस पे एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया। एक प्रेस रिपोर्टर को बड़े विस्तार में समाचार लिखने की आदत थी, तो उनके संपादक ने कहा कि ऐसा करो तुम समाचार जो है बहुत संक्षिप्त में लिखा करो, बहुत लंबा लिखते हो छोटी सी बात के लिए। हमारे पहले चरणों के कुछ कवियों में भी थी ये समस्या। अच्छा, इसी बात पे इससे पहले कि सुनाऊं बता दूं कि आपको जरा 5 मिनट का समय है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये समय पर समाप्त हो जाए। समय से तो वैसे देर चल रही है, बट आपसे आप देखिएगा कि कौन कौन से कवि हैं जो 5 मिनट की समय सीमा का पालन करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। तो संक्षिप्त उस पर बात आई तो उन्होंने समाचार लिखा। स्थानीय तेल कंपनी के कर्मचारी ने माचिस जलाकर यह देखने के लिए कि पेट्रोल है या नहीं, पेट्रोल की टंकी में झांका, पेट्रोल था। आयु 25 वर्ष। You guys hear me fine? Yeah. Excellent. So this is going to be a little bit of a dilemma for me because I have 5 minutes and Rajuji has told me that I speed my poetry recital too much, so we'll have to try and balance it out. So last year when I was here, Sharad had recited some lines from Madhushala. And you know, the funny thing about poetry is that your inspirations come from anywhere. And so I was listening to his lines,
And then last year, it was 50th anniversary of Martin Luther King's March on Washington. And he delivered the I Have a Dream speech. So, just thinking about those couple of things and just U.S. history in general, I came up with a few lines. This is pretty much a work in progress, but hopefully you guys will like it. So, working title is Madhushala Mishran. Madhushala mashup. So, with apologies to Harivansh Lahiri. स्वाधीनों के खून से सिंची लता, स्वाधीनों के खून से सिंची लता, खींची उससे हाला, साकी बिना भेदभाव बांटना अवसर का ये प्याला। सपना जो देखा एक पादरी ने, सपना जो देखा एक पादरी ने, ना हो जाए दुश्वार, अधकुली थी वो बुरी हो गई, सबके लिए मधुशाला। वाह 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 वाह। हर आदमी का निर्माण समान, हर आदमी का निर्माण समान, पूर्वजों ने ऐसा कहा। हर आदमी का निर्माण समान, पूर्वजों ने ऐसा कहा। वादे के विष से बढ़ता रहा कर्ज का ये प्याला। सैकड़ों ने की कुछ उस दिन, पी के समता की हाला। समानता के औजार से साकी सुधार ले अपनी मधुशाला। नव निर्माण जब जब हुआ, तब कोई जीता कोई हारा। Now, whenever there is a revolution, there is always winners and losers, right? नव निर्माण जब हुआ, तब कोई जीता कोई हारा। दासों और स्त्रियों को मानव ने ही संपत्ति जैसे माना। That was when the United States was formed, the slaves were not counted as people, and women didn't have a right to vote. So, जंग का नारा था प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, no taxes without representation. उच्च आदर्शों से भले बनी हो पर निष्कलंक नहीं मधुशाला। वाह वाह। कुलीनों ने मिलके पीली समाधान की हाला। So when they were making the Constitution, they came up with this idea of 3/5 compromise. They counted the slaves as 3/5 of people, just to get enough representation. So दासों को बुरा नहीं, आधा गिनते प्याले में ढाला। साकी किसका हुआ उद्धार और किसकी फूटी किस्मत। रोशनी के ये अंधेरे पहलू से रची थी मधुशाला। सोने का नहीं मांगा, चलेगा मिट्टी का प्याला। साकी मेरे हक की है, वो बांट ले थोड़ी सी हाला। मौलिक अधिकार सबको एक समान से मिले, ये तेरी है तो ये मेरी भी, सबकी हो जाए मधुशाला। वाह 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 वाह। So I'm going to switch gears a little bit. I actually enjoy writing ghazals, so I'm going to do a little bit of ghazals. But this is also a tribute to one other poet that I think a lot of people like, and that's Rahat Indori. He has a very, if you ever see him on YouTube, he has a very classic delivery style, very entertaining person. Now I can't be that type of entertaining person, but hopefully the lines would help you understand that how good of a poet he is. So this is my tribute to the master. मधुशाला में होश वाले क्या करें? मधुशाला में होश वाले क्या करें? अकलमंदों के बीच दीवाने क्या करें? वाह 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 वाह। अकलमंदों के बीच दीवाने क्या करें? And next chair. छत गाड़ी first. छत गाड़ी first. सब कुछ साफ किए हैं, सब कुछ साफ किए हैं। आज कबूतरों की जमात है, क्या करें? क्या बात है, क्या बात है। Very nice service. Next है, झिझक के कुरेदो मत, झिझक के कुरेदो मत, दिमाग को यूं. Don't break your brain. झिझक के कुरेदो मत, दिमाग को यूं. साकी है, हाला है, तो हसरतें क्या करें? क्या? And this next share is really for my wife who's in the audience taping me right now. And
a lot of times I write poems to, almost like a direct apology to her because of all the things I do, right? And I'm sure a lot of men do as well. You're not alone. उनके हर हर्फ से, उनके हर हर्फ यानी कि वर्ड, उनके हर हर्फ से चिंगारी निकलती है। उनके हर हर्फ से चिंगारी निकलती है। मोटिवेशन है क्या ये? उनके हर हर्फ से चिंगारी निकलती है। प्यार से लिखे ये नगमे क्या करें? वाह वाह। And this is where, a lot of times I find myself, doing where you're just kind of listless and you don't know what you're doing, right? And half the time, this is what I find myself into. So this is a shared expression for that. जब मंजिल ही कहीं तय न थी, जब मंजिल ही कहीं तय न थी, तो ये सारे नक्शे क्या करें? And part of the thing is what Sharath and Arvind probably didn't mention is that I started writing poetry about a couple of years ago, and used to write when I was very young. So this one is actually very close to where I'm at this stage of life, right? And I'm sure a lot of the poets and other people in the audience are probably in a similar way in this sense. So this is a share for that. जिंदगी आधी बिकी, आधी बाकी है। जिंदगी आधी बिकी, आधी बाकी है। जवानी गई, पर वो शरारतें क्या करें? And then lastly, this is the Makta of the Ghazal, the last share. And it is said that poets usually, when they usually write, they write for themselves. And that's true to the most extent, right? But it's also true that a poem finds its stride only when it's shared and heard by others, right? So this is especially for you guys who've been patiently listening to me talk about my poems today. Salab, mirage or illusion, that's the takalus I use. Salab numaish कर ले अपने अशार की यहाँ के multiple shares. शराब नुमाइश कर ले अपने अशार की, कोई सुनने वाला ही नहीं, तो ये चले क्या? क्या बात है? Thank you. बहुत अच्छे। तो एक बात आपको बताएं आशीष जी के लिए कि इनकी हिंदी बिल्कुल मातृभाषा नहीं है, इन्होंने फिर भी इतनी अच्छी कविता लिखते हैं, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। तो अब आपके सामने आ रहे हैं छवि अग्रवाल। छवि जी ने अपनी कला का परचम जगह जगह लहराया है, तो देखते हैं इनके खूबसूरत विचारों की, ये अपने खूबसूरत विचारों की अभिव्यक्ति करने वाली हैं। तो ये हिंदी संगम से बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, और हिंदी संगम की पौराणिक कथाओं में जो आपने देखी होगी, जब रामायण और ये जिनमें भी इन्होंने अभिनय किया है या लिखा है, इनमें इनका नाम बड़े बड़े अक्षरों से अंकित है। तो जैसा गीता जी की कविता में आपने देखा, द्वंद्व एक होता है, हम किसी एक संस्कृति से आए हैं, फिर यहाँ पर एक दूसरी संस्कृति है, समय बदलता है, उसके साथ विचार बदलते हैं, लोग बदलते हैं, दुनिया बदलती है हमारे चारों तरफ। तो कुछ लोग होते हैं हालांकि जो बहुत अच्छा तालमेल स्थापित कर सकते हैं, कर पाते हैं, अपनी जड़ें के साथ रहते हैं, जड़ें मजबूत रहती हैं, और साथ ही में नए वातावरण से भी सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। छवि उनमें से एक है, और इनकी इस खूबी के लिए मैं मुनव्वर राणा जी की 4 पंक्तियां बोलना चाहूँगा कि नए कमरों में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, यही थामे हुए हैं गिरती हुई दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। शरण, थैंक यू सो मच। आप सभी उपस्थित लोगों को मेरा
मेरा बहुत बहुत नमस्ते। जीवन में किसी न किसी अवसर पर आप सभी ने लोकगीत सुने होंगे या शादी ब्याह और उत्सवों में उनमें हिस्सा लिया होगा। भारत की लोक संस्कृति ने मुझे हमेशा बहुत प्रभावित किया है और खासकर लोकगीतों में मुझे विशेष दिलचस्पी रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के साहित्य संध्या पर इसी विषय पर चर्चा की जाए। तो प्रस्तुत है मेरा ये निबंध। इसका शीर्षक है हमारे लोकगीत, सरल भावनाओं का कलात्मक प्रतिबिंब। लोकगीत का अर्थ है लोक परिवेश में जन्मा एवं वहीं की गायन शैली में गाए जाने वाला गीत, यानी एक ऐसा गीत जो लोक रंग एवं लोक तत्वों को अपने में समाहित किए हो और लोक कंठों द्वारा लोक धुनों में गाया जाए। ये गीत मानव मन की मुक्त अवस्था की अभिव्यक्ति व मानसिक संवेदनाओं के उद्गार होते हैं। इन गीतों में प्राकृतिक सौंदर्य को, जन्म मृत्यु और विवाह जैसे विभिन्न संस्कारों को, पर्व त्योहार के उत्साह और प्रतिदिन के कार्यों को बहुत ही हृदय स्पर्शी व सहज सरल ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। हमारे लोकगीत वैदिक ऋचाओं ही की तरह अत्यंत प्राचीन हैं। इनका जन्म पृथ्वी पर मानव जीवन के साथ ही हुआ होगा। ये लेखनी के द्वारा नहीं बल्कि अनगिनत कंठों से गुजरकर लोगों के मन में जीवित रहे हैं। ये शास्त्रीय नियमों से दूर सहज भाषा में व महज ढोलक की थाप के साथ गाए जाते हैं। लोकगीत हमारी ऐसी पारंपरिक धरोहर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अवदान के रूप में मिलते हैं। ना तो इनके शब्दों में कोई विशेष परिवर्तन हुआ है, ना ही इनकी गायन शैली में। गांधी जी ने कहा था कि लोक गीतों में धरती गाती है, पर्वत गाते हैं, नदियां गाती हैं, फसलें गाती हैं। उत्सव और मेले में और अन्य अवसरों पर मधुर कंठों में जनसमूह लोकगीत गाते हैं। इन्हें कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें 4 वर्ग सबसे मुख्य हैं। संस्कार संबंधी लोकगीत, मौसम संबंधी ऋतु गीत, रोजमर्रा के कार्य करते हुए गाए जाने वाले पेशा गीत व पर्व गीत। मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। संस्कार गीत जन्म मरण, जनेऊ, मुंडन, विवाह आदि अवसरों पर गाए जाते हैं। शिशु जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत सोहर कहलाते हैं और ये आनंद और उत्साह से भरे होते हैं। जैसे इस गीत में स्त्रियां नन्हे शिशु की लंबी उम्र की कामना करते हुए उसे आशीर्वाद दे रही हैं। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है फूलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले बन्ना बन्नी गीत बड़े ही मनोरंजक होते हैं। वर और कन्या दोनों ही पक्ष के लोग नोक-झोंक व चुहलबाजियों से भरे गीत गाते हुए वातावरण को एक अनूठे उत्साह व खुशी से भर देते हैं। जहां लोकगीतों के माध्यम से नए साथी बनते हैं, वहीं पुराने रिश्ते और भी सुदृढ़ हो जाते हैं। जैसे बन्ना बुलाए बन्नी नहीं आए, चली आओ बन्नी रे, अटरिया सूनी पड़ी, कैसे आऊं बन्ना ससुर जी खड़े हैं, पायल मोरी बजनी रे, बड़ी मुश्किल में पड़ी, लंबा घूंघट काढ़ ले, पायल को उतार ले, चली आओ बन्नी रे, अटरिया सूनी पड़ी। अब आता है वह कारुणिक समय जिसमें इतने जतन से पाली गई बेटी की विदाई होती है, जहां अपनों से अलग होने की पीड़ा इस गीत में साफ झलकती है। इस पारंपरिक विदाई गीत में जाते जाते बिटिया अपने पिता से अनुरोध कर रही है कि ये जो आंगन में नीम का पेड़ है, बाबा इसको मत कटवाना, नहीं तो इस पे बसने वाली ये चिड़िया मेरी तरह बेघर हो जाएंगी।
बाबा निमिया के पेड़ जिनी काटे हो बाबा निमिया पे चिड़ैया के बसेर चिपलिया ले हूँ बीरन की हो बलैया ले हूँ बीरन की बाबा सगरी चिड़ैया उड़ जई है रह जई है निमिया केर बलैया ले हूँ बीरन की। ऋतु गीत जिनमें कजरी, चतुर्मासा, 12 मासा, चैत आदि आते हैं जो विभिन्न मौसमों में गाए जाते हैं। सावन के मस्ती भरे कजरी गीतों से भला कौन अनजान है। सूरज की गर्मी से झुलसती धरती पर जब नन्ही नन्ही बूंदें पड़ती हैं तो सबका मन मयूर मस्ती से नाच उठता है। स्त्रियां झूला झूलते हुए घुमड़ते बादलों को देखकर गा उठती हैं। घिर आई काली खटा मत वाली सावन की आई बहार रे बेला चमेली की कलियां चटक गई लचकत झूलन से डार रे। विभिन्न पेशे के लोग अपना कार्य करते हुए जो गीत गाते हैं उन्हें पेशा गीत कहते हैं। जैसे गेहूं पीसते समय जांत पिसाई, छत की ढलाई करते समय थपाई और छप्पर छाते समय छवाई। मशीनीकरण से पहले प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य इतने श्रम गहन, लेबर इंटेंसिव व नीरस थे कि इन गीतों के ही माध्यम से इंसान को कार्य करने की शक्ति और जीवन में थोड़ी सरसता मिलती थी। जैसे इस गीत में एक लड़की गेहूं पीसने के कठिन कार्य में व्यस्त ये गीत गाती है। बदरी बाबुल के अंगना जइयो जइयो तड़पियो कहियो कहियो कि हम है तोरी बिटिया की आँखियाँ बिटिया की आँखियाँ। पर्वों त्योहारों पर गाए जाने वाले गीतों को पर्व गीत कहा जाता है, जिनमें होली, दिवाली, रक्षाबंधन, रामनवमी, जन्माष्टमी आदि मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। होली के लोकगीतों को फाग बोलते हैं। प्रस्तुत गीत में अवध में राम जी के होली खेलने का वर्णन है। होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा राम के हाथ कनक पिचकारी सीता हाथ अबीरा होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। लोक गीतों का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज हमें ये गीत पुराने व अप्रचलित लगते हैं, पर जब मशीनीकरण नहीं हुआ था व मनोरंजन के आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे, तब ये लोकगीत ही थे जिनके माध्यम से इंसान अपने विकट व नीरस जीवन में सरसता ला पाता था। अपने दुख दर्द की अभिव्यक्ति करके अपने मन को हल्का कर पाता था। पर्व त्योहारों पर अपने उल्लास व जोश को व्यक्त करता था। सदियों से दबे कुचले समाज, खासकर महिलाओं को सामाजिक बंधन, घर परिवार के तानों और जीवन संघर्षों से जुड़ी आपाधापी को झेलने की शक्ति इन सरल सहज लोकगीतों के जरिए मिली है। इसीलिए सामाजिकता को जिंदा रखने के लिए लोकगीतों और लोक संस्कृतियों को सहेजे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए लोकगीत उन्हें अपनी संवेदनाओं के संवाहन का अभिव्यक्ति मार्ग देते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का आउटलेट देते हैं। इसीलिए मैं समझती हूँ कि हमें किसी भी समारोह पर केवल फिल्मी गीत ही न चुन के
पारंपरिक व लोकगीतों को भी चुनना चाहिए। उनको जीवित रखने की भरपूर चेष्टा करनी चाहिए, जिससे कि ये स्वर्णिम परंपरा हमेशा जीवित रहे। धन्यवाद सभी। और जैसा जितने सुंदर विचार उतना ही बढ़िया गाना, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हम आगे चलें। इनके लिए तो मन कर रहा था कि अब सुनते ही जाएं। ये आपका राजीव जी 5 मिनट का हमें कोई ख्याल नहीं था। बहुत अच्छे। तो अब आपके सामने आते हैं सुभाष जी। सुभाष जी को यहाँ कौन नहीं जानता। ये है पोर्टलैंड की आन बान शान, यहाँ के ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, सलमान खान और हमारी कम्युनिटी की सबसे नटखट मुस्कान। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सुभाष जी वो हैं जिनकी तरफ हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग देखते हैं और सोचते हैं एक दिन मैं सुभाष जी जैसा बनूंगा। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इनमें बड़ी सारी खूबियां हैं और ये ऐसे ऐसे काम करा सकते हैं जो आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे जिसके गले में अखरोट हो उससे भी गाना गवा लेते हैं। मानते हैं आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि गले में अखरोट होना इज नॉट अ प्रॉब्लम। सुभाष जी उससे भी गाना गवा लेते हैं। और मैं कहूँगा मेरे जैसे लोग जिनके कमर में पटरा लगा हो उनको भी नचा लेते हैं। और सबसे खास बात यह है कि हसीना अगर साथ हो तो कभी भी कहीं भी फोटो खिंचा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद, शरद। तो सबसे पहले तो मैं फ़ोटो खींचने वाले, चाय समोसा बेचने वाले और कवियों कवित्रियों के रिश्तेदारों को प्रणाम करना चाहता हूँ। आप आए हमारी कविता सुनने के लिए। तो आपको ज़रा हमारे बीच में बहुत महान कवि बैठे हैं यहाँ, तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ अपने बारे में। ऐसा कहते हैं कि कोयले की खान में अगर हीरा गिर जाए तो वो हीरा भी कोयला बन जाता है, पत्थर बन जाता है। ऐसे ही मैं पोर्टलैंड में गिरा, कवि बन गया। तो हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मौका होता है, मैं पुरुषों के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जब हमारी पत्नियाँ चली जाती हैं किसी काम से, कभी मायके जाती हैं, कभी बच्चों को हेल्प करने जाती हैं, कभी काम की वजह से बाहर जाती हैं या किसी भी वजह से जाती हैं। तो उस समय पे मैंने कई अपने दोस्तों को देखा है पोर्टलैंड में कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो उसी ख्याल को लेके मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े अपने बारे में भी बता दूं कि जब बीवी नहीं थी, कहीं गई हुई थी बच्चों को हेल्प करने के लिए, तो मेरा क्या होता। तो उन्हीं के लिए मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर इन दिनों यहाँ होते, आप अगर इन दिनों यहाँ होते, हम मगरमच्छ के आंसू ना रोते। आप अगर इन दिनों यहाँ होते। तो आपको बहुत से लोगों को पता होगा कि पोर्टलैंड में पीड़ित पतियों की एक संस्था बनी हुई है। तो उसमें से एक छोटा सा उसका भाग जो है वो कभी कभी मिलता है और अपने आप को शिवास के भक्त कहते हैं। तो कभी कभी हमको भी बुला लेते हैं। शिवास के भक्तों ने बुलाया हमें, शिवास के भक्तों ने बुलाया हमें। हम कोई मन गढ़ंत बहाने पिरोते, अगर इन दिनों यहाँ होते। तो जब वो होती है तो मैं कोई ना कोई बहाना मार देता हूँ, कमिटमेंट में है या ये है या वो है, पर
बाकी नहीं चाहते। गंदे कपड़ों का ढेर लगाया है, गंदे कपड़ों का ढेर लगाया है। राजीव आपके लिए है ये। हम सारे घर की लॉन्ड्री धोते हैं, आप अगर इन दिनों यहाँ होते। सही है। सब और टाकों से थक गए हैं हम, सब रस्ते वाला, सब वे, और टाको घंटे वाला, टाको बैल। तो सब और टाकों से थक गए हैं हम, आलू पराठों पे अपने हाथ धोते। आप अगर इन दिनों यहाँ होते। तो मुझे टेनिस का शौक है, बहुत टेनिस खेलते हैं, डबल्स भी खेलते हैं, मिक्स डबल्स भी खेलते हैं। मिक्स डबल्स मतलब औरतों के साथ भी खेलते हैं। तो नैन्सी मैरी का फोन आया है, नैन्सी मैरी का फोन आया है, जिम और जेरी के नाम पर फोन संजोते। तो ये होती है तो हम कह देते हैं जिम का फोन था, ये जेरी का फोन था। आखिरी पंक्तियां हैं। अनिल भाई साहब जहाँ भी हो, आप काफी हो। R-rated मूवीज ने हमको मार डाला, R-rated मूवीज ने हमको मार डाला। अब हिंदी में तो R होता नहीं है, या तो मार होती है या कपड़े उतार होते हैं, R नहीं होता। तो R-rated मूवीज ने हमको मार डाला, खा के पी के मस्त होकर सोते। आप अगर इन दिनों यहाँ होते, हम ज़मीन पर भला कहाँ होते। आप अगर इन दिनों यहाँ होते, हम मगरमच्छ के आंसू क्यों रोते। आप अगर इन दिनों यहाँ होते। बहुत बढ़िया सुभाष जी। और जिस रिश्ते और जिस जुदाई का सुभाष जी ने जिक्र किया, वसीम बरेलवी भाई की कुछ लाइनें याद आती हैं कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उनको बेवफा, समझा नहीं जाता। तुम्हारे साथ में कोई नयापन है तो बस ये है, और इस पे बहुत सारे लोग मुझे लगता है रिलेट करेंगे इन लाइनों के साथ। तुम्हारे साथ में कोई नयापन है तो बस ये है, बहुत तकलीफ देता है मगर छोड़ा नहीं जाता। तब आपके सामने बुला रहे हैं गीतांजलि गिरा दत्ता। ये बचपन से ही कविता पाठ कर रही हैं, हिंदी कविताओं के साथ इनका गहरा नाता है। 5 वर्ष की उम्र से ये कविता पाठ कर रही हैं। तो अभी ये OHSU में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट विभाग में शोध कार्य कर रही हैं। तो अपनी कविता का श्रेय ये अपनी अध्यापिका श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर और अपनी माता जी को देती हैं। उनकी वजह से ये कविता उन्होंने कविता के लिए प्रोत्साहित किया और इनकी ये यहाँ पर है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद करूंगी इस हिंदी संगम का प्रायोजन करने के लिए। पहले मैंने राजीव जी को हाँ बोल दिया था कि मैं इस महोत्सव में भाग लेना चाहती हूँ,
लेकिन आज जब मैं वहाँ बैठी हुई थी तो मुझे लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन सब महाकवियों को देखकर लगता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। पर और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारे काव्य उत्सवों में भाग लिया है, लेकिन हमेशा महाकवियों की कविताएं पढ़ी हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं। और उन कवियों की कविताएं पढ़कर लगता था शायद कभी मैं भी लिख सकूं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरी कविताओं की तुलना उन महाकवियों से कभी नहीं हो सकती, लेकिन अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने का प्रयत्न मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। मैं अपनी 2 कविताएं सुनाऊंगी, बहुत छोटी सी ही हैं, तो 5 मिनट के समय में पूर्ण हो जाएंगी। पहली कविता है जिंदगी एक पहेली और दूसरी सपने। आशा करती हूं कि आपको पसंद आएगी। जिंदगी एक पहेली है, एक अनोखी पहेली। सुलझते सुलझते उलझने लगती है, उलझते उलझते सुलझने लगती है। जिंदगी की लहरों से मैं कभी डरने लगती हूँ, तो कभी पास जाकर उन्हें चूमने लगती हूँ। कभी लगता है इससे रुखसत की घड़ी है, तो कभी लगता है आज मॉनसून की पहली झड़ी है। लेकिन आज आंधियों के थपेड़ों से थक गई हूँ, बादलों की कालिक में छिप गई हूँ, अपने अंतरतम से जूझ रही हूँ, अपने अस्तित्व को भूल गई हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझ में क्षितिज को छू जाने की आस है, फिर उस सपने को पूरा करने की चाह है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को समेट रही हूँ, जिंदगी की उलझी गुत्थी को खोल रही हूँ, क्योंकि जिंदगी एक अनोखी पहेली है। और अब मैं आप सबसे परिचय कराना चाहती हूँ उस सपने का जो मुझे इस जिंदगी की अनोखी पहेली की गुत्थी खोलने के लिए प्रेरित करता है और हिम्मत देता है। सपने हम सब देखते हैं, कुछ करने के, कुछ पाने के, कुछ आशाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिशें हैं। सपना क्या है? एक एहसास, एक तमन्ना, एक आरज़ू, एक ऐसी धरोहर जो हम सबके पास है, जिसमें एक सहलाता सा साथ है। ना कोई बंदिश, ना कोई टकराव, बस एक प्यारा सा सहलाता साथ। हम सबको तलाश है मंजिल की, जो जितनी दूर हो सपने में पास लगती है, आगे बढ़ने का विश्वास दिलाती है। सपनों की कोई सीमा नहीं, ये वो लहरें हैं जिन्हें हर वक्त साहिल की तलाश है। ये वो पंछी हैं जिन्हें क्षितिज को छू जाने की आस है। लेकिन कुछ सपने टूट जाते हैं, चूर होकर बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ तो है जो मंजिल पाते हैं, मुझे आगे बढ़ने का विश्वास दिलाते हैं। तभी तो सपने हमारे उम्र भर के साथी हैं, बिखर कर भी कुछ सिखाते हैं। इसलिए ए दोस्त, हारना ना कभी, थकना ना कभी, और सपने देखना भूलना ना कभी, क्योंकि सपने इस जिंदगी की अनोखी पहेली की नींव है। वो जिंदगी के प्रतिबिंब है। ये जिंदगी एक अनोखी पहेली है। धन्यवाद।